हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और मैं बता दूं दोस्त कि इसमें अब बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें 2026 का क्वेश्चन है। 2026 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। कौन सी? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो कैसी होती है? ये अनंत होती है। अनंत होती है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। अब देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, यही फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर कैसी होती है? इन्फिनिटी होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज व्हाट? इन्फिनिटी होती है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनती है? जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनती है? दर्पण के सामने बनती है। और जो काल्पनिक होती है और आभासी प्रतिबिंब होती है वो हमेशा दर्पण की पीछे की ओर बनती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है ना, वो दर्पण के सामने होती है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उकेरा जा सकता है, ठीक है, दर्शाया जा सकता है। लेकिन जो अकाल्पनिक प्रतिबिंब होती है और आभासी होती है वो दर्पण की पीछे की तरफ बनती है, ठीक है। अब देखिए, रियल इमेज, जो रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म ऑन विच साइड ऑफ द मिरर। मिरर के किस साइड पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होती है? तो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब यदि देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच की कोण क्या होगी? देखिए, आपतन कोण है 30 डिग्री पे है, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच की एंगल क्या होगी? अब सोचिए ना दोस्त, ये प्लेन सरफेस को एज्यूम कीजिए। लेट्स अज्यूम अ प्लेन सरफेस को एज्यूम कीजिए। और अब देखिए, एक लाइट आ रही है, यहाँ से, जिसको आपतित रे बोलते हैं। ऊपर सनरेस आ रही है, आपतित रे। और यहाँ पे आपको पता है लंबवत होगा, यहाँ पे लंबवत होगा। और इनके बीच में कितना होगा? इनके बीच में 30 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये क्या किया जा रहा है? जो आपतन कोण है ना, ये 30 डिग्री लंबवत से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये परावर्तित जो है ना, ये भी 30 डिग्री एंगल पे परावर्तित हो जाए। परावर्तित कितने डिग्री एंगल पे हो जाती है? 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो बोलता है कि यदि आपतन कोण जिस एंगल से आएगी ना, उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। तो पूछा है कि ये आपतित कोण और इस परावर्तित कोण के बीच की एंगल क्या होगी? ऐड कर देंगे, कितना होगा? टोटल 60। एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर लिख कर पढ़ाया हूँ, आपको एक बार शॉर्ट वीडियो के अंदर जाकर देखना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? 60 डिग्री आंसर होगा, 60 डिग्री। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्लाइड नंबर 4। अब देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे विल बी, क्या होगी? सेम सिचुएशन बताइए। लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट से फॉल करेगी उतना ही एंगल के साथ क्या कर जा रही है? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल हमसे पूछा है, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री आंसर होगा। देखिए, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? यदि एक दर्पण पे, मान लीजिए दर्पण है, इस आपतित किरण की चाल सी है, उसकी स्पीड कैसी? सी है, तो जाहिर सा बात है उसी स्पीड के साथ रिफ्लेक्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मीडियम कैसी है? सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रही। यदि मीडियम बदलता है तो हम स्पीड बदल सकती है ना, स्पीड बदल सकती है। तो चूंकि इसमें मीडियम सेम है, तो अगर इंसिडेंट रेज, जो आपतित किरण की चाल अगर सी है तो फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी तो चाल सी से ही रिफ्लेक्ट होगी ना। तो सेम आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर सी जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ इंसिडेंट मिरर इज सी है, तो जाहिर सा बात है कि स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट विल भी सेम होगी, क्योंकि मीडियम यहाँ सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम स्पीड के साथ और बाउंस कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देखिए, अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि गोलीय दर्पण पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, ठीक है, कहां पे लिया जाता है? मूल बिंदु ध्रुव पर लिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ध्रुव पर लिया जाता है। इंग्लिश में लिखा है इन अ स्फेरिकल मिरर है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन द ओरिजिन इज टेक प्लेस इन।
ओरिजिन कहाँ से लिया जाता है? एट द पोल पर लिया जाता है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गति कैसी होती है? बढ़ जाती है। अब हम आते हैं स्लाइड 5 और इसको करते हैं जूम, इसको कांस्टेंट करते हैं। अब देखिए अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदल जाती है? आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, ये दोनों कैसी होती है? बदल जाती है, दोनों बदल जाती है। विच क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन के समय कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाती है? आप देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? यानी द पावर ऑफ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, जब भी आपको पावर ऑफ लेंस निकालना हो, यानी P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। f क्या होता है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर में होना चाहिए। तो आपको गिवन क्या है यहाँ? फोकल लेंथ की गिवन किसमें? सेंटीमीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए, और जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे 100 से आप डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अलग से 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 करें तो 1/2 मीटर। तो अब आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू 1/f, 1/f के जगह पे क्या होगा? 1/2, और 1/2 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये 2 आंसर आएगा। इसका क्या होगा? 2 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की यूनिट मेजरमेंट किस में किया जाता है? डायोप्टर यूनिट में किया जाता है। तो ये 2 डायोप्टर हो जाएगा। किस में होगा? 2 डायोप्टर में होगा। ठीक है, अब देखिए तैलीय कागज होता है पारभाषक होता है। ठीक है, ऑयली पेपर जो होती है ना, वो क्या होती है? ट्रांसलूसेंट होती है, क्योंकि आर पार आसानी से दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? आपको अब प्रकाश की चाल पूछा सबसे कम किस में होती है, तो आप बताइए सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे ज्यादा किस में होती है? वैक्यूम में, निर्यात में, उसके बाद एयर में, फिर जल में, फिर कांच या हीरा में होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सबसे प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होगी? कांच में होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम। चलिए स्लाइड हम 6 नंबर के स्लाइड पर चलते हैं। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। यानी स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस में होगी? स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होगी। ठीक है, ग्लास में होगी। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव तंत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव के किस आई के ऊपर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल पे, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना बनता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन आई कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, नेत्र, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, यानी ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कॉर्निया कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। देखिए बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सी दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस अवतल और उत्तल दोनों का मिलाकर बनता है। इसमें क्या होता है ना दोस्त, कि कोई पर्सन है ना, उसको दूर की चीज भी अच्छे से नहीं दिखाई देती और नजदीक की भी चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देती है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं, जिसको द्विफोक्सी लेंस यानी जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। यानी जरा दृष्टि दोष के अंदर पर्सन दूर की और नजदीक की चीजों को नहीं देख पाता है, इसलिए द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल अवतल और उत्तल दोनों को किया जाता है। देखिए विच डिफेक्ट इज करेक्ट बाई बाइफोकल लेंस से कौन सी डिफेक्ट को ट्रीट किया जाता है? प्रेस बायोपिया। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड के अंदर, स्लाइड नंबर 7 और इसको थोड़ी सी जूम करते हैं और इसको कांस्टेंट करते हैं। अब देखिए रॉड्स कोशिकाएं होती है किसके प्रति संवेदनशील होती है? जो रॉड कोशिकाएं होती है किसके प्रति जो होता है बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है? वो हमेशा धुंधली रोशनी होती है ना, उसमें जो रॉड की कोशिकाएं होती है हमेशा उसके प्रति कैसी होती है? सेंसिटिव होती है। तो ये धुंधली रोशनी होती है। ठीक है, रॉड सेल्स आर सेंसिटिव किसके लिए होता है? डिम लाइट के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। क्या ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है? रॉड एंड कोन्स ब्लाइंड स्पॉट में नहीं पाए जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जहां होता है वहां रॉड और कोन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हैज नो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑफ कोर्स घर में विद्युत फ्यूज लगा होता है। एक्चुअली जब करंट हाई
अमाउंट के अंदर जब करंट फ्लो होता है ना, तो फ्यूज कर जाती है। विद्युत फ्यूज क्या करती है, अपने आप को डेड कर जाती है, और डेड खुद को तो डेड कर लेती है, लेकिन अंदर जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे होते हैं उनको सुरक्षित कर लेती है, यानी उनको बचा लेती है। खुद को क्या करती है, डेड कर जाती है, लेकिन अंदर घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनको सेव कर लेती है। कब, जब बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाए तब। ठीक है, ये ऊष्मीय के सिद्धांत पर काम करती है। यानी ऑन विच अफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये थर्मल के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, किस उपकरण में प्लस, ऋण और धन का चिन्ह नहीं होता है। ऑफकोर्स वोल्ट मीटर में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। विद्युत सेल जो बैटरी वाली सेल होते हैं, प्लस माइनस आप देखेंगे होता है, अमीटर में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। कौन सा, कुंडली में कैसी होती है, नहीं होते, प्लस माइनस के चिन्ह कुंडली में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो अब चलिए 8वें नंबर के स्लाइड की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर के स्लाइड के ऊपर अब इसको जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं होता, किसमें नहीं होता, कॉइल में, कुंडली में नहीं होता है। अमीटर में होता है, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल जो बैटरी वाली होती है वहां पर भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर कौन सी मात्रा होती है, जूल पर सेकेंड। वाट जो होता है किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर में जो होता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर्स में जो तार लगाई जाती है, वायर होती है, वो किस में होती है, नाइक्रोम में होती है। किसमें, याद रखें, नाइक्रोम। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लगी होती है वो टंगस्टन होती है, याद है। ठीक है, अब क्वेश्चन 20 के अंदर कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को पावर ऑफ। देखिए, अब लिखा कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी ना, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला स्लाइड की तरफ 9, इसको जूम करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑर्स्टेड। क्या नाम है, ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑर्स्टेड ने। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑर्स्टेड ने। ठीक है, अब देख, चुंबकीय बल की रेखीय की प्राकृतिक है, चुंबकीय बल की रेखीय की, यानी नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती है। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड व्हाट, जनरेटर बोलते हैं, जिसका जनित तंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध करता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यानी यहां पे द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, यदि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, ये तार जब इसमें क्या होता है, ठंडा गर्म दोनों तार होता है, जब आपस में फ्यूज करता है तो उसमें करंट की फ्लो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि रेजिस्टेंट क्या हो जाती है, रुकावट की जो शक्ति होती है क्या होती है, उस समय कम होती है। तो जब भी दो तार आपस में फ्यूज होती है, ठंडा गर्म तार मिलकर फ्यूज करती है, तो करंट आगे की फ्लो होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस उस समय बहुत कम होता है। तो पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के समय रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो डिक्रीज कंसिडरबली, इंक्रीज वेरी मच, डज नॉट चेंज, तो क्या होगी, डिक्रीजेज कंसिडरबली, ये क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगा। अब देखिए, नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है, नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या हो जाए, यूरेनियम होता है, क्योंकि यूरेनियम से पानी को गर्म किया जाता है, उसके बाद जो वाष्प बनते हैं उससे टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यूरेनियम यहाँ पे आंसर होगा। यानी टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी नेसेसरी एलिमेंट्स कौन से, यूरेनियम है। प्राकृतिक, क्वेश्चन नंबर 26 के, प्राकृतिक में पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज व्हाट, सन है। देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल का होता है, जल का, पेट्रोल से, टर्बो अलग है, नाइट्रो अलग है, यानी हाइड्रो से रिलेटेड क्या है, पानी है।
तो यहाँ कौन सा हाइड्रो हो जाएगा। यानी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ वाटर, वाटर मीन्स व्हाट, यहाँ पे हाइड्रो होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं स्लाइड नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। स्लाइड नंबर 11 में क्या पूछा गया है, देखिए इसको थोड़ी सी जूम करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। अब देखिए यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा है। यहाँ पे पता है कॉपर मेटल सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है और यहाँ सिल्वर कम क्रियाशील होती है। तो कॉपर सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है तो सिल्वर को क्या करती है, यहाँ से रिप्लेस कर देती है। तो इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है AgNO3 और कॉपर मेटल के अंदर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि कॉपर के अंदर कम क्रियाशील होती है, कॉपर के अंदर सबसे ज्यादा कॉपर के अंदर सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है और सिल्वर के अंदर क्या होती है, क्रियाशील सबसे कम होती है। तो इसमें पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, तो ये AgNO3 विलय और कॉपर धातु करती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29, साग सब्जी की विघटित होकर कंपोस्ट बनना की किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड देयर कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जाहिर सा बात है जब सड़ी गली चीजों को काफी सड़ता गलता है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कौन सा एक्सोथर्मिक फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, कौन सा वहां रिएक्शन चलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलती है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा क्रिया है जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें कौन सा रिएक्शन है, क्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। तो देखिए कॉम्बशन बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत है, कॉम्बशन के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, जरूरत है ऑक्सीजन की। भोजन का पाचन ऑफकोर्स यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर श्वसन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अवक्षेपण के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, प्रेसिपिटेशन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत कैसी नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्लूकोज का C6H12O6, तो रासायनिक सूत्र क्या है, यही होगी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अब स्लाइड नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। हम ऑलरेडी इसको शॉर्ट वीडियो बनाकर लिख कर आपको बताए हैं, शॉर्ट वीडियो से आप एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा जाएगा, आंसर जाएगा इसी में क्या होगा, ये अभिक्रिया ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें शॉर्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल हम इसके लिख कर बताएं, आप एक बार वहाँ वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, कोई विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी उसका पीएच संभावना क्या होगी। अब सोचिए कोई लाल लिटमस को नीला कब कर सकता है, वो क्षार कर सकता है यानी बेस कर सकता है, और उसका पीएच क्या होता है, हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो ढूंढ लीजिए 7 से ज़्यादा कौन सा है, इसमें 7 से ज़्यादा कौन सा है, 7 से ज़्यादा तो 11 है, यही आंसर होगा। यानी कोई सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये ब्लू कभी कर सकता है, कौन कर सकता है, बेस वाला कर सकता है। अब बेस का पीएच हमेशा 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी यही आंसर जाएगा। देखिए यशद पुष्प क्या है, जेडेनो, यशद पुष्प क्या है, जेडेनो होता है। यानी व्हाट इज फिलोसफर वूल, ये जेडेनो आंसर आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए स्लाइड नंबर 13, स्लाइड नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑफकोर्स कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, CO2, जिसे हम इसी से क्या करते हैं, अपने घरों की पुताई करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस जो टर्न लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये CO2 करता है। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, मैथनोइक अम्ल होता है, कौन सा मैथनोइक अम्ल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इज बीइंग स्ट्रिंग के अंदर, मैथनोइक एसिड आप याद रखेंगे, मैथनोइक एसिड याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बस याद, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना मॉलिक्यूल, सब ½ मॉलिक्यूल, ½ मतलब पानी आधा होता है, CaSO4 और .12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल आपको पता है, जब हड्डी टूट जाती है, हड्डी जब टूट जाती है तो उसको प्रॉपर जोड़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कैसा, जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 .12H2O। ठीक है, और इस हड्डियों को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ½ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर याद रखिएगा, CaSO4
½ ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, ये जब एसिड बेस अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं ना। अब देखिए इसको चलते हैं 14, स्लाइड नंबर 14 के अंदर देखते हैं। अब देखिए एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। इसमें वाटर नहीं दिया, सॉल्ट दिया, तो यहाँ सॉल्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। हम इसको शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से लिख कर बताए हूँ, ठीक है, आप वहां से एक बार जरूर देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं, जानते हैं कि अंतिम कक्ष के अंदर किसी एटम के जो अंतिम कक्ष के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कोई एटम होगा, उस एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा सेल में, कक्षा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो उसका उस एटम का जो अंतिम कक्ष होगा और उस अंतिम कक्ष के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस में संयोजिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा, फास्फोरस। आप जाकर वहां पे शॉर्ट वीडियो के अंदर देख लीजिए, लिखकर बहुत डिटेल में समझाया हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट नंबर किस में, फास्फोरस में आएगा। देखिए क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का आवश्यक है, क्यूपराइट किस धातु का आवश्यक है, कॉपर का, यानी क्यूपराइट इज एन ओर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस मेटल का ओर है, कॉपर का। देखिए ऑक्सीजन के संयोजकता होती है। अब देखिए संयोजिक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के अंदर अंतर समझिए। कभी भी एटम का जो एलिमेंट होंगे, संयोजिक इलेक्ट्रॉन पूछा जाए और संयोजकता पूछा जाए, इन दोनों में अंतर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब कोई एटम होंगे उसके कक्ष के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज करेंगे, तो जो आउटर वाला कक्षा होगा उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 हो, 5 हो, 7 हो, कितना भी हो, वो सब इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, संयोजिक इलेक्ट्रॉन, उस एटम का संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी वैलेंस आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा संयोजिक इलेक्ट्रॉन। संयोजकता का मतलब क्या होता है कि यदि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एटम अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, हर एटम अपने आप को स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर कोई एटम है और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो जरूरत पड़े तो कुछ एलिमेंट को बाहर से लेगा या कुछ एलिमेंट को अपने से बाहर निकालेगा। तो यही समझिए कि उस ऑक्टेट को, उस एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बाहर से लेनी पड़े या फिर उसे रिलीज करनी पड़े, वही क्या रिलीज और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम को स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है। तो संयोजिक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका आउटर कक्षा के अंदर उस एटम के क्या होंगे, संयोजिक इलेक्ट्रॉन होंगे। और संयोजकता का मतलब क्या होता है कि एटम को अपने ऑक्टेट को स्टेबल बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़े या फिर देना पड़े, ये दोनों ही क्या होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, संयोजकता उसकी वैलेंसी होती है। तो आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हम लिखकर ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, एक बार जाकर आप जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ठीक है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगी, आप सॉल्व करके देखेंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्लाइड 15। इसको थोड़ी सी हम जूम करते हैं, कांस्टेंट किए। अब देखिए गंधक की परमाणु संख्या है, यानी द एटम सल्फर कितना है, सल्फर का 16, ये परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर आप उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोला जाता है, CO को कार्बोनिल समूह बोला जाता है, यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ CO क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। याद रखेंगे CO कौन से ग्रुप का होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपको पता है वेल्डिंग जो लोहा को जोड़ा जाता है, मान लीजिए लोहा है और ये लोहा है, इस लोहा को जोड़ा जाता है तो कुछ गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गैस होती है, इथाइन गैस होती है। इथाइन
गैस होती है। अब सोचिए दोस्त, इथाइन गैस बनी कैसे होती है? इथाइन गैस बनी होती है जब आप कार्बाइड के अंदर जल मिलाते हैं तो इथाइन गैस बनी होती है। जब कार्बाइड के साथ आप जल मिला देते हैं तो इथाइन गैस बन जाती है, और इसी इथाइन गैस को वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लोहे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी? इथाइन गैस। और इथाइन गैस कब बनती है? जब कार्बाइड के अंदर आप पानी मिला देते हैं तो इथाइन गैस बनती है, और उस इथाइन गैस का इस्तेमाल हम कहाँ कर लेते हैं? लोहे को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आप इसे याद रखेंगे, इथाइन। Which gas is used as welding? इथाइन। ठीक है, अब कार्बन के आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? अब देखिए, कार्बन का आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? अब देखिए, कार्बन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कार्बन का आवर्त सारणी किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अब देखिए, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप पूछा है। अब जब आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने होता है, पीरियोडिक टेबल देखिए मेरे पीछे पीरियोडिक टेबल है, आपको बैकग्राउंड के अंदर पीरियोडिक टेबल शो कर रहा है। आप देखिए, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड कितने हैं? टोटल पीरियड यहाँ पे 7 हैं। टोटल पीरियड कितने हैं? 7 हैं। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो पीरियड के नंबर हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7 हैं। और टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको वर्टिकल लाइन में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड कितने हैं? लेफ्ट टू राइट जाने के लिए पीरियड कितने हैं? 7 हैं। और टॉप टू बॉटम आने के लिए ग्रुप कितने हैं? टोटल 18 है। तो पूछा है कि जो कार्बन है ना, कार्बन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो कार्बन 14वें ग्रुप से बिलोंग करता है। और पीरियड कौन सा है? सेकंड। आप देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस आप यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, और पीरियड कौन सा है? सेकंड पीरियड आता है। ठीक है, आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपको मालूम चलेगा। तो अब देखिए 46, इथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? यानी हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कार्बन एटम इन इथाइन? एक होता है एथेन, एक होता है एथेन, सीसी बॉन्ड, एथेन, एथीन, एथाइन। तो पूछा कौन सा है? एथाइन पूछा है। तो एथेन के अंदर कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, और एथीन के अंदर कार्बन के बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड होता है। कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होता है, और इथाइन के अंदर कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होती है? क्रियाशील हैलोजन होती है। क्रियाशील हैलोजन सबसे ज्यादा कौन सा? फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन? दैट इज कॉल्ड फ्लोरीन होती है। आवर्त सारणी में आवर्तकों की संख्या कौन सा कितने हैं? यानी हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन ए पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या कितनी होती है? यानी पीरियड की संख्या कितनी है? पीरियड कितना? टोटल 7 पीरियड हो गया। अब हम चलते हैं 17, स्लाइड 17 के अंदर, इसको थोड़ी सी हम जूम करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, हो जाए। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। तो इसकी संयोजकता पूछा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, संयोजकता पूछा है। तो आप देखिए, जब भी स्टेप अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर दे सकता है। ठीक है, तब ऑक्टेट जाकर कंप्लीट होगा। अब देखिए 19 है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, भरना स्टार्ट कीजिए। पहले कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरे कक्षा में 8 भरेंगे, तीसरे कक्षा में 8 भरेंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भर चुके हैं आप? 8 8 16, और 16 2 18, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अगले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए कहानी है कि यदि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो बाहर से 17 इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इस एक जो है बाहर से 17 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि बाहर से 17 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लेता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, और ऐसा यह नहीं करना चाहता। इसके बदले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना चाहेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो वह 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, वही एक उस पोटेशियम के लिए क्या है? संयोजकता है, वैलेंसी है। पोटेशियम की वैलेंसी फिर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो पूछा द एटम नंबर ऑफ पोटेशियम इज 90, व्हाट इज इट्स वैलेंसी? दैट इज कॉल्ड 1 आप याद रखें। ठीक है, 1 आप इसको याद रखें। देखिए 1 यानी इसका आंसर जाएगा 1।
ठीक है, 1 आप याद रखेंगे। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारिणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या क्या है, यानी ग्रुप के बारे में पूछा है। नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा है, 18 है। निम्नलिखित में संकेतों द्वारा तत्व में कौन सा धातु है, धातु के बारे में पूछा गया। ठीक है, आपसे धातु के बारे में, देखिए धातु के बारे में पूछा गया। तो धातु जब भी आपको निकालना होगा, कौन सा मेटल मतलब एटम दिया हुआ एलिमेंट वो धातु है या अधातु है, इसको पता करने के लिए एक ही तरीका है, आप संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालिए, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। आप उसमें देखेंगे ना, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना, तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। आप सोचिए दोस्त कि एक ऐसा क्यों हो रहा है, धातु होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कहानी क्या है ना, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा धातु क्या करता है, डोनेट करता है। तो मेटल का नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। अब सोचिए ना 1 2 3 आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये लूज, 1 2 आसानी से क्या होगा, 1 2 3 आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो अब देखिए मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन उसका अंतिम कक्ष के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, तो मेटल कहलाएगा। यदि 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो क्या होंगे, धातु नहीं होंगे, ये क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। हम बहुत अच्छे से लिख कर बताएं, शॉर्ट वीडियो में होगा, आप बिल्कुल जाकर उसे चेक कीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग है कौन सा, कागज उद्योग बिल्कुल है, टिम्बर उद्योग बिल्कुल है, लाख का उद्योग बिल्कुल है। इन सभी उद्योग किसके ऊपर आधारित है, वनों के ऊपर। तो क्या है, वनों के ऊपर आधारित। अब चलते हैं स्लाइड नंबर हम 18 की तरफ मूव करते हैं। स्लाइड नंबर 18। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा है, पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, इस सब है, ऑल ऑफ दिस अबव। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या करते हैं, टपकन सिंचाई बोलते हैं, यानी डीप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, यानी टेक्निक ऑफ डेवलपिंग वाटर राइट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑफ इरिगेशन, इसको ड्रिप इरिगेशन होता है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ होता है, आपको पता है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के अंदर 1971 के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था। कौन सा, 1971 के अंदर होता है। इन विच ईयर द चिपको मूवमेंट्स स्टार्ट इन उत्तराखंड, दैट इज 1971 के अंदर। कवक के पोषक में कौन सा विधि पाई जाती है, आपको फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, मोड ऑफ मृतपोषी होता है, मृतपोषी होता है, यानी फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होता है। तो अब स्लाइड 18 की जगह अब 19 की तरफ चलते हैं। 19, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यस कांस्टेंट करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी सब्सटेंस डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकली, कौन सा, बायोलॉजिकली, मृत घास पत्ते ये हो जाता है, रबर पॉलिथीन सब नहीं होता, तो आंसर कौन सा, ये जाएगा, यानी डेड ग्रास एंड लीव्स ये सब क्या है, डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली हो जाते हैं। मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है, ऑफकोर्स यही मुख गुहा से होता है, यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड फ्रॉम बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। अब देखिए 58 क्वेश्चन नंबर 58 में सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशन हो, दीज ऑल आर क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ऑल ऑफ दीज अबव आंसर। किण्वन प्रक्रिया किस में होती है, फर्मेंटेशन ईस्ट में होती है, याद रखेंगे। किण्वन की प्रोसेस कहाँ होती है, ईस्ट के अंदर होती है। स्लाइड नंबर 20 की तरफ चलेंगे, यहाँ पे थोड़े से इसको जूम कर लेते हैं, जूम कर देते हैं, इसको कांस्टेंट किया। यहाँ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट होता है। वायु शोषण क्रिया निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑफकोर्स इसमें वायु शोषण के अंदर ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। अब कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ऑफकोर्स ग्लूकोज को कहा जाता है। व्हाट इज सेलुलर फ्यूल, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। 62 के अंदर पौधे में वाष्पसर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, वाष्पसर्जन पत्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें स्टोमेटल पोर होता है, उसके द्वारा इवापोरेशन ऑफ वाटर कॉजेस कूलिंग इफेक्ट होता है। कौन सा, कूलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पत्तियां क्या करती है, इवापोरेशन करती है, वाष्पसर्जन करती है। यानी इन विच ऑर्गन does the transpiration mainly takes place, and evaporation of water through the leaf surface by a stomatal pore is known as what,
ट्रांसपिरेशन लिप्स के द्वारा करते हैं, क्योंकि अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। उनकी प्रक्रिया है, उनकी एक मेथड है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की एक उनकी मैकेनिज्म है, ट्रांसपिरेशन। अब चलिए स्लाइड नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 में क्या लिखा है, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। देखिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। हार्ट, ह्यूमन का हार्ट जो होता है क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, बॉडी के अंदर पूरी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। 64 नंबर के क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक्का बनाने में सहायक देता है, फाइब्रिनोजन उसे मदद करता है, ठीक है। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फाइब्रिनोजन मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कौन सा, प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन, किसमें, सेलुलर वैक्यूल में, बार्ग में, लिप्स में, सभी में अपने प्लांट अपने वेस्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अमीनो अम्ल विखंडन से बनता है, अमोनिया बनता है। अमीनो एसिड का जब तोड़ेंगे तो इसमें अमोनिया गैस रिलीज होती है। अब देखो 22 की तरफ मूव करते हैं। 22 थोड़ी सी जूम, इसको कांस्टेंट। देखिए, what is formed by the breakdown of amino acid that is called ammonia। वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है, जो किडनी होती है वो क्या, वाष्प सर्जन होते हैं। एटीपी याद रखिए फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये पूछा जाता है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, किडनी का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन कौन सा, प्लांट हार्मोन, यहाँ पे साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होता है। फल को पकाने वाली हार्मोन कौन सी होती है, फल को पकाने वाली हार्मोन जो होती है ना, यस, फल को पकाने वाली हार्मोन, फ्रूट राइपिंग हार्मोन, इथिलीन को कहा जाता है, कौन सा, इथिलीन को कहा जाता है। चलिए अगले 22 के बाद 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 इसको थोड़ी सी जूम करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं। देखिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी, मैंने क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, कितना, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। अब देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होती है, यानी ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय एड्रिनल, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन होते हैं, हाइड्रा में आपको पता है बाय किस मेथड का रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग मेथड के द्वारा होता है, ठीक है, यस, बर्डिंग मेथड के द्वारा होता है। अब देखिए, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, कौन सा होता है, पुंकेसर, आप इसे याद रखेंगे। पुष्प में नर प्रजनन होता है, पुंकेसर। यहाँ पे 23 के बाद अगला स्लाइड है 24, यानी फ्लावर, जूमिंग कांस्टेंट। अब देखिए, द फ्लावर हैज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कौन सा होता है, स्टेमन। सुकाड़ू बनते हैं क्या, वृषण में बनते हैं, यानी स्पर्म प्रोड्यूस का होता है, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। जीवों में की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो CO2 नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, इनमें से सभी कैसे थे, नहीं थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर, ऑल ऑफ दीज, कुछ नहीं प्रेजेंट था। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा, इसके लिए कथन सत्य है। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक जीवाश्म था, ऑफकोर्स जीवाश्म, इनमें सबसे बड़े जबड़े इनके दांत और उंगलियों के नख थे, या नख थे, यस, इनमें से डैने तथा पंख विद्यमान थे, ये सभी इसमें विद्यमान थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आर्कियोप्टेरिक्स, इसमें फॉसिल्स है, हैड टीथ, जॉ, नेल्स एंड इट्स फिंगर, इट हैड विंग्स एंड लेदर फेदर्स, ये सब चीजें प्रेजेंट थे। अब चलते हैं 25। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग जो है बदल सकता है, कौन सा, घोंगे नहीं होता, जो ऐंठा मिलता है, ऐंठा जो अपने गांव के जब बरसात के मौसम में ऐंठा, वो घोंगे, वो अपना क्या करते हैं, लिंग को बदल सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर सेक्स, ऑफ कोर्स स्नेल, ठीक है, स्नेल, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल, स्थानमंडल, वायुमंडल, ये सभी आते हैं, पर्यावरण का ही पार्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग मतलब कि कम्स अंडर द इन्वायरमेंट के अंदर सब आते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब आते हैं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपयोगिता है, ऑफकोर्स ये द्वितीय है, आप देखेंगे द्वितीय है। प्रोड्यूसर ग्रास होता है, ग्रास को टिंडा खाता है,
पहला होगा, उसके बाद उसको फ्रॉक आता है, तो फ्रॉक क्या होगा, दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है, द्वितीय। यानी कंज्यूमर ऑफ फ्रॉक फील्ड इन इकोसिस्टम के अंदर सेकेंडरी स्थान पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिवार्य पदार्थ है, जैवीय। अब अगले चलते हैं इसको, 25 के बाद 26 कौन सा है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चल क्यों नहीं रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है, यहाँ पे पेपर ऑफकोर्स डिग्रेड कर जाएगा, सीवेज ऑफकोर्स डिग्रेड कर जाएगा, लेकिन डीडीटी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है, डिग्रेड आसानी से नहीं हो पाएगा। चलिए हम दोस्त अब अपने एंड की तरफ वीडियो को एंड करते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आगे 12th की तैयारी काफ़ी अच्छे से आपके कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, वीडियो एंड करते हैं। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।